हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आज के एक नए टॉपिक और नए लेसन और नए वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये जो टॉपिक होगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो भी साथी किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अम्ल, क्षारक और टॉपिक जनरल साइंस या साइंस के टॉपिक के रूप में होगा, उनके लिए भी 100% इफेक्टिव होगा दोस्तों। इसलिए आप सभी इसको देखें और इसका जीवन में उपयोग करें। आज हम अम्ल और क्षारक के बारे में सबसे पहले कुछ सामान्य बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक बहुत सिंपल सी बात है, जीवन में खूब सुनते आ रहे हो। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षारक स्वाद में तीखे कड़वे। क्यों? साबुन को चख के देखना, कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें क्षारक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, उसका स्वाद जैसा होता है क्षारक के स्वाद वैसे होंगे। अम्ल तो आपने बहुत चखे होंगे, खट्टे पदार्थ, बहुत सारे प्राकृतिक जो पदार्थ हैं अपने उनमें भी प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल स्वाद की बात होती है। इसमें मैं समझता हूं अम्ल और क्षारक को समझने के लिए, अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए कि हमारे पास कोई पदार्थ हो और अगर हमें कोई पूछे कि बताओ ये अम्लीय पदार्थ है या क्षारकीय पदार्थ है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं, माय डियर स्टूडेंट, सूचक। वो क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचक कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से तैयार करके और बनाए जाते हैं। वो अम्लीय या क्षारीय होते हैं, जो अम्ल और क्षारक के साथ विशेष प्रकार की रिएक्शन देते हैं, या रंग में परिवर्तन करते हैं, या गंध में परिवर्तन करते हैं। जो गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षारक के होने का पता चलता है, जिनसे वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। प्याज, वेनिला आदि प्रकार के जो जिस प्रकार की गंध होती है इनमें, वो हमें गंधीय सूचक के बारे में, वो हमें अम्ल और क्षारक के बारे में जब गंध के द्वारा सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं दोस्तों। और वैसे सूचक जो होता है वो सबसे ज्यादा यूजफुल सूचक जो हमारे जीवन में हमने खूब देखा है, उसका नाम है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें लिटमस पत्र से संबंधित क्वेश्चन कई बार हम लोगों के सामने हमारे जीवन में आ जाता है। लिटमस पत्र की बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि जो लिटमस पत्र है ये एक विशेष प्रकार के विलयन से तैयार किया जाता है, और वो जो विलयन है, वो विलयन जो पादपों का एक वर्ग है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग है पादपों का। थैलोफाइटा वर्ग के एक पादप का नाम है लिचेन। लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। थैलोफाइटा समूह का एक, थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है जिसका नाम है लिचेन, उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। जब ना तो अम्लीय होता है और जब ना क्षारीय होता है, तो इससे जो विलयन प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का कलर कैसा होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका कलर होता है बैंगनी। त्रिष्टात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो उसका कलर कैसा होता है उस विलयन का? तो उसका कलर होता है बैंगनी कलर। कैसा कलर होता है दोस्तों? बैंगनी कलर। फिर हम इसको विशेष क्रियाओं द्वारा अलग अम्ल और क्षारक मिला करके और इनको विशेष प्रकार के बनाकर तैयार कर देते हैं लेबोरेटरी के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए। और वो लिटमस पत्र होता है जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास दो कलर का आता है दोस्तों। एक तो लाल रंग का और एक हरे, एक लाल और एक नीले रंग का दोस्तों। एक लाल रंग का और एक
नीले रंग का। दो प्रकार के क्या होते हैं, लिटमस पत्र होते हैं अपने जीवन में। इन दो प्रकार के रंगों से हम देख करके इनकी रिएक्शन करवा करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो देखते हैं, बात करते हैं होता क्या है। देखिए, हमारे पास है अम्ल, हमारे पास है नीला लिटमस पत्र, नीले रंग का, और एक है हमारे पास लाल रंग का। जब हमने ये नीले रंग का जो लिटमस पत्र है, इसकी क्रिया अम्ल के साथ करवाई तो इसका रंग हो गया लाल। जब हमने इसकी क्रिया क्षारक से करवाई तो कोई परिवर्तन नहीं। इसमें लिटमस विलियम जो पत्र है उसके नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया जब इसकी अभिक्रिया क्षारक से करवाई, और जब इसकी क्रिया अम्ल से करवाई तो दोस्तों इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। इसी प्रकार से लाल रंग के लिटमस पत्र की क्रिया जब हम अम्ल से करवाएं तो दोस्तों नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। और जब इसकी क्रिया क्षारक से करवाएं, लाल लिटमस पत्र की अभिक्रिया क्षारक से करवाएं तो लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, नीला रंग हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे बहुत, ये जो छोटी सी बात है, यहां बहुत सारे क्वेश्चन घुसे पड़े हैं और जो जीवन में आपके सामने आते रहेंगे बार बार, हर बार, कि नीला लिटमस पत्र जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके नीला हो जाता है। और हम बच्चों के जीवन में यही बड़ी दुविधा है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में दोनों रंग घूमते हैं, लाल से नीला, नीले से लाल, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लाल से नीला कब और नीले से लाल कब होता है। तो इस दुविधा को, आपकी इस दुविधा को चुटकियों में दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। एक नाम याद रखिए जीवन में, अनिल। ये अनिल नाम आपने आसपास में बहुत सुना होगा। अनिल में जो 3 शब्द है ये किसी एक पूरी घटना को बताते हैं। अनिल में ए जो है वो बताता है अम्ल, नी जो है वो बताता है नीला, और ले बताता है लाल। अर्थात अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। तो फिर बच गया कौन जो उसका अपोजिट करेगा, तो क्षारक लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है। एक याद कर लो, दूसरा अपोजिट है। बहुत सिंपल सा फंडा है आप लोगों के लिए। अनिल याद रखो, ऐसे अम्ल नी से नीला, ले से लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। किसको, लिटमस पत्र को। तो लाल, ये अम्ल क्षारक लाल रंग के लिटमस पत्र का रंग कैसा कर देगा, नीला कर देगा दोस्तों। तो हमारा रिजल्ट जो निकला वो ये निकला है। अनिल नाम याद रखेंगे सभी बच्चे, और सभी साथी लोग जो है वो ये याद रखेंगे। और हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि पहली बात इंपॉर्टेंट, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा कर देते हैं दोस्तों, लाल कर देते हैं। और क्षारक लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। याद रखने के लिए याद रखिए अनिल। ठीक है, ट्रिक होती है हर चीज की, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको सस्पेंस नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में भी हमारे सामने ये सस्पेंस आ जाता है, हम ढूंढने लग जाते हैं क्या करें, नीला करें, लाल करें, नीला करें, लाल करें, लाल करें, नीला करें। इस तरह की दुविधा आपके सामने नहीं आएगी जब आप अनिल याद रखोगे। तो ये हो गया अम्ल और क्षारक की लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार। ये क्वेश्चन आता है, लिटमस पत्र के प्रति अम्ल और क्षारक का व्यवहार बताइए। अम्ल और क्षारक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, नीले लिटमस पत्र के साथ और लाल के साथ। तो आपके सामने है, नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल लिटमस का रंग नीला कौन करेगा, क्षारक। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी 2022 के एग्जाम में। अरे कोई भी एग्जाम हो, 22, 23, 24, 25, 26 जो भी जीवन में आएंगे, इससे पहले के एग्जाम में भी बहुत आया है दोस्तों। तो ये था लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार। अम्ल और क्षारक का गुण भी है, लिटमस पत्र के रंग को किस प्रकार से परिवर्तित
करते हैं। दोस्तों उसके बाद अगली जो बात अपन करने जा रहे हैं अम्ल और क्षारक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो भी जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में अम्ल देते हैं, जलीय विलयन में अम्ल देते हैं। बताइए क्या देते हैं? पकड़ गए, हाइड्रोजन आयन, बोले तो H प्लस। जलीय विलयन में जितने भी अम्ल होते हैं वो H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। आरेनियस की अवधारणा के अनुसार, आरेनियस एक वैज्ञानिक था, उसकी अवधारणा के अनुसार ये डेफिनेशन बनी है, ये विशेषता बनी है। और जलीय विलयन में क्षारक देते हैं। बताइए दोस्तों, वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। जलीय विलयन में जब हम रखते हैं अम्ल को तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और जब जलीय विलयन में हम क्षारक को लेते हैं तो क्षारक क्या देता है दोस्तों? OH माइनस आयन देते हैं। जैसे मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो जब जलीय विलयन में हम इसको लेंगे तो ये HSO4 माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएगा, H प्लस देगा। और इसको आगे अगर रिएक्शन और करवाएं, जल में और घोलें तो ये एक H प्लस और दे देगा, साथ में SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन बन जाएगा। है यानी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार देखो ये 2 H प्लस आयन दे सकता है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल 2 H प्लस आयन दे सकता है, जबकि एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल केवल एक ही H प्लस देगा। ठीक है दोस्तों, जलीय विलयन में तोड़ेंगे तब। तो इस प्रकार से ये जलीय विलयन की बात होगी, ये अम्ल देते हैं। क्षारक का एग्जाम्पल अगर ले तो सबका जाना पहचाना कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। ये NaOH टूटेगा तो Na प्लस, साथ में क्या बनेगा? NaOH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। एक विशेष बात दोस्तों, यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अंदर जल के अणु को पकड़ लेता है, जल के अंदर से जल के अणु को पकड़ लेता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है दोस्तों। और ये H प्लस आयन जल के एक अणु से एक H प्लस हाइड्रोजन आयन क्रिया करके एक नया कार्बनिक एक नया आयन बनाता है H3O प्लस, जिसका नाम है, कौन बताएगा? इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। H2O जल तो होता है, ये जलीय विलयन ले रहे हैं अपन, अम्ल में से H प्लस टूटा, ये H प्लस अकेला नहीं रहता, ये भग करके क्या करता है? जल के एक अणु को पकड़ता है और उससे दोस्ती करता है कि भाई मुझे बचा ले, कैसे भी यार मुझे तेरे साथ जोड़ ले, मैं अकेला नहीं रह सकता। और उसके साथ जुड़ करके H3O प्लस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोनियम आयन का बनना या हाइड्रोनियम आयन। आपसे कोई कहे कि जलीय विलयन में अम्ल बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हाइड्रोनियम आयन कहीं ऑप्शन मिल जाए तो भाई साहब हाइड्रोनियम आयन 100% सही आंसर होगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये अम्ल और क्षारक की कुछ विशेष बात के अंदर दूसरी बात कि जलीय विलयन में अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि जो क्षारक है वो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं। है नहीं प्रॉब्लम? कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करके बता दिया करो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अम्ल रासायनिक गुणों की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल सी बातें हो गई हैं। अम्ल प्लस धातु, ओए होए, धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, ये हम 2 जगह पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, एक यहां और एक धातु और अधातु वाले पाठ में। धातु के अम्ल के साथ क्रिया,
अरे सर होता क्या है, जो धातु हैं वो अम्ल और क्षारक के साथ जब क्रिया करती हैं तो धातु का लवण बनता है, धातु का लवण। और साथ में काम की चीज कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है धातु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, धातु का लवण तो बनेगा लेकिन ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और कोई पूछे कैसे पता चला, तो जब यह अभिक्रिया होगी, पात्र लिया, पात्र में हमने अम्ल और धातु डाली, अभिक्रिया हुई, ऊपर बुलबुलों के रूप में जब गैस बाहर निकले तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, मोमबत्ती हाजिर हो, मोमबत्ती ले गए, मोमबत्ती पहले आराम से जल रही थी लेकिन जैसे इस गैस पे ले गए तो मोमबत्ती फट फट की ध्वनि करने लगती है, पॉप ध्वनि, डांसिंग वाली ध्वनि करने लगती है दोस्तों। तो उसको हम ध्यान रखना हाइड्रोजन के फिक्सेशन के लिए कि हाइड्रोजन है या नहीं है। कहीं पर भी कोई गैस हाइड्रोजन अगर है तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन है नहीं, कोई भी चीज आप वहां पर जलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो उसके साथ जलेगी तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो हमें पता चल जाएगा कि निकलने वाली गैस और कोई नहीं हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। जब क्षारक किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन तो होता है, एक लवण बनता है, लेकिन ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, बहुत कम। क्षारक, अब इसका एक एग्जांपल, इसका कोई भी एग्जांपल ले लो, धातु ले लो, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, अम्ल ले लो, FCl ले लो, क्रिया करवाओ, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, रुकेगी नहीं भैया, बाहर जाएगी। समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे तो देखो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये लवण बन गया, जिंक, धातु कौन सी है, जिंक, तो जिंक का लवण बन गया जिंक क्लोराइड। अच्छा अगर अपन कोई उसका क्षारक का उदाहरण ले अम्ल की जगह, ये तो सबके साथ, सभी अम्लों के साथ धातुएं, सभी धातुएं क्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातु ही क्षारक के साथ क्रिया करती हैं। जो क्रिया करती हैं वो देखिए, जिंक धातु प्लस NaOH है कि नहीं क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके और आपको सोडियम जिंकेट, एक विशेष प्रकार का सोडियम Na2ZnO2, 2 धातु एक साथ, जिंक और सोडियम, वाह, बहुत कम एग्जाम्पल है ऐसे जिनमें 2 धातु किसी यौगिक में एक साथ हो, सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, और साथ में निकल गई रे भैया, निकल गई कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर सोडियम जिंकेट बना है दोस्तों, इसका नाम ध्यान रख के सूत्र याद रखना, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 लगा दीजिए, यहां पे 2 चिपका दीजिए तो बन जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से अम्ल की क्रिया धातु के साथ और क्षारक की क्रिया धातु के साथ, क्षारक बहुत कम धातु के साथ क्रिया करते हैं, रेयर केस में, अधिकांशतः अम्लों के साथ तो कोई धातु क्रिया कर लेती है। ये धातु के साथ क्रिया हो गई अम्ल और क्षारक की, हो गया क्लियर। चलते हैं आगे, इसको साफ करते हैं। जब आपको उतारना हो तो वीडियो को रोक करके, फ्यूज करके, और वहां पे आप उसको उतार लें। जनरल साइंस, बहुत कीमती चीजें पढ़ रहे हैं आप बिना किसी पैसे के। हाँ, उसके बाद अपन बात करें अम्ल और जो क्षारक होते हैं उनकी क्रिया की। तो जो अम्ल है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाते हैं, CO2 गैस देते हैं तथा जल बनाते हैं, कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो। एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट या बाई, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं पहले आपको बताऊंगा धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया करवाऊं अगर मैं, तो धातु का तो लवण बनेगा, धातु का लवण जिसे हम संगत लवण बोल सकते हैं, जो भी धातु होगी उसका लवण बन जाएगा। लेकिन यहां पर जो अम्ल और यहां ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन इसमें ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया तो ये
जल बना लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस HCl बन गया CuCl2 प्लस H2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड है धातु का, अम्ल से क्रिया कर गया, क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया, जल बन गया। समीकरण को संतुलित कर देंगे, यहां वो चिपका देंगे। तो धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके धातु का लवण, और अब जल बनेगा। भैया ध्यान रखना, अब जब धातु होती है अकेली, ऑक्साइड नहीं होता, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जैसे ही ऑक्साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन जैसे ही जाना चाहेगी, ऑक्सीजन बोलेगा ओ भैया कहां जा रहे हो, हमें कौन संभालेगा यार, हमारे साथ मिलकर के कुछ बना लेते हैं जीवन में। तो इन्होंने जल बना लिया। तो क्या बन गया, जल बन गया। यहां पर क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ अपना धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया। ऐसे क्षारक भी बहुत कम इनके साथ रिएक्शन करते हैं। उसके बाद कार्बोनेट की बात आती है। कार्बोनेट एक तो होता है कार्बोनेट, एक होता है बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, या हम बाई शब्द की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन बाई या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट बोले तो जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बाई कार्बोनेट बोले तो NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो ये जो कार्बोनेट है उस पर -2 होता है, और ये जो बाई कार्बोनेट है इस पर -1 होता है। ठीक है, तो ये सोडियम पर 1 प्लस और 1 माइनस हो गया। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इनकी रिएक्शन अपन देखें दोस्तों, तो इसमें लवण तो बनेगा, साथ में एक गैस निकलेगी कार्बन डाई ऑक्साइड, और उसके साथ में जल भी बनेगा दोस्तों। तो लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल, ओए होए Na2CO3 प्लस अम्ल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, लीजिए अम्ल बनाइए। इधर से सोडियम पकड़ लीजिए, क्लोरीन NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। होए होए निकल गई कौन सी गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड। इस बार देखिए समीकरण को संतुलित कर देंगे। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां 1 है, यहां 2 चिपका देंगे। क्लोरीन यहां पर 1 है, यहां 2 चिपका देंगे। सोडियम यहां 2 है, 2 हो गया। कार्बन ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए सोडियम क्लोराइड लवण बना, जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोई पूछेगा आपसे धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया करवाने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। उसके बाद बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। NaHCO3 प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन होगी वही, बनेगा सेम। संतुलन में दिक्कत हो सकती है कुछ अलग। निकल गई भाई, निकल गई हाइड्रोजन गैस, फिर से निकल गई। अब देखिए इधर हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन उधर 3 है, इधर 3 है, क्लोरीन उधर 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम इधर 1 है, 1 है। होए होए नहीं करना पड़ेगा क्या, संतुलन, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, संतुलित समीकरण है। तो ये देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर लवण, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड, जबकि धातु से क्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन। अब भाई साहब आपका मन में एक सवाल उबाल ले रहा होगा कि सर CO2 गैस निकलेगी, जब ये रिएक्शन होगी CO2 बनेगी। पहली बार जब CO2 बनी होगी तो कैसे पता चला कि बनने वाली गैस CO2 है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। पहली बार जब पता चला तो या तो ये जो गैस निकल इसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, तो मोमबत्ती को जैसे इसके पे ले जाएंगे मोमबत्ती डर जाएगी और बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 गैस आग बुझाने में काम आती है। इससे भी अच्छा प्रैक्टिकल जो होता है, हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते क्या है कि हम चूने के पानी में, चूने का पानी, हाय हाय चूने का पानी याद आ रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके अंदर से हम निकलती हुई वो गैस जो थी उसको निकालते हैं, हाय हाय कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से निकल रही है, और चूने के पानी से निकल रही है तो चुपचाप नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ कर जाएगी, रिएक्शन करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगी। हमने बात की थी 2 से 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है चमक? चमक इसीलिए आती है, ये रिएक्शन वहां काम करती है कि जो हम
पुताई कर रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, चूने का पानी था, और ये चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2-3-4 दिन बाद ये पदार्थ बनाता है, और ये पदार्थ चमकीला होता है, चमक देता है। सूर्य की किरणें जब इस पर गिरती है तो चमक उत्पन्न होती है, और साथ में जल भाप बन के उड़ जाता है। समीकरण ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, चेक कर लीजिए। 3 1 4 2 2 4, बिल्कुल चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, डन डना डन डन। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, चूने का पानी जो सफेद रंग का था उसका रंग, ओ भाई दूधिया, किसी दूधिया को नहीं बोल रहा है, दूधिया दूध दे नहीं, इसका रंग दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ये है CO2 के फिक्सेशन के लिए कि CO2 है या नहीं, इसका पता कैसे चलाएंगे, लगाएंगे, चूने के पानी में से प्रवाहित करवाएंगे अपन, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये प्रैक्टिकल भी है आपके, किस प्रकार से पता करेंगे कि निकलने वाली गैस CO2 है, चूने के पानी से प्रवाहित करवा के। एनी प्रॉब्लम। ये था अपना अगला बात, अम्लों की क्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं। उसके बाद बच्चों, इस दुनिया का 10वीं बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार हर बार बहुत बार, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट सवाल। उदासीनीकरण अभिक्रिया होय होय होता क्या है, हमें पता है, अम्ल देता है H+, अम्ल क्या देता है दोस्तों, H+, क्षार देता है OH-, ओए होए ये दोनों तो हैं। जब H+ को OH- दिखेगा या जब OH- को H+ दिखेगा तो दोनों में कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा बोले तो आपस में अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और विपरीत चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब ये आकर्षित करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन 2 हैं बोले तो H2O बन गया, ओहो जिसकी हमें जरूरत है, संसार को जरूरत है, जल बन गया बाबू। क्या बन गया, जल। तो यहां पर H+ OH- से जल बन जाता है। और जो हम बात करने जा रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कुछ इसी पर संबंधित है। ये तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात थी, लेकिन जब अम्ल और क्षारक, चलिए 10वीं लेवल के अकॉर्डिंग, अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करके हाय हाय लवण और जल बना देंगे। क्या बना देंगे, लवण और जल बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल अपने गुण खो देता है, क्षारक अपने गुण खो देता है, दोनों अपने अपने गुणों को खो देते हैं और एक नया ही पदार्थ लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये था अपना, अपन एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक NaOH, HCl NaOH के साथ क्रिया करके हाय हाय क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा, जो होना है। ये तो प्रैक्टिकली होना है। NaCl+ जल बन जाएगा दोस्तों। Na+Cl- को पकड़ लेगा NaCl, और OH- H+ को पकड़ लेगा H2O, जल बन गया। लवण और जल, ये है सोडियम क्लोराइड, नमक का जल, और ये जल नमक का लवण और वो जल, तो ये बन गया आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गई अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए। तो यहां पर हमने अगली बात की, अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर किस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया यहां होती है तो अब मैं आपको बहुत काम की बात समझाने वाला हूं, बड़े काम की बात है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, बताया था नहीं बताया। इस अभिक्रिया के आधार पर हम उसको समझेंगे कि सर धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। क्या धातु ऑक्साइड अम्लीय होगा या होगा क्षारीय,
क्या अधातु ऑक्साइड अम्लीय होगा या होगा क्षारीय? अभी पता चल जाता है भाई, इतने टेंशन क्यों ले रहे हो यार? अभी लो, ये लो एग्जांपल से समझते हैं। धातु ऑक्साइड लो, कोई भी एक धातु ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रिया की अम्ल के साथ HCl, अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया कहां हुई? होगी नहीं अभिक्रिया, अभिक्रिया होगी नहीं भैया, नो रिएक्शन, क्योंकि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते ही नहीं है भैया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिर क्या हुआ? मैंने इसीलिए बताया था वहां पे कि बच्चे यहां आकर के जब उसको समझेंगे तो वो गलती जो है वो यहां नहीं करेंगे तो फिर दोबारा भी नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया नहीं होती है। देखो मैं लिख रहा हूं, धातु ऑक्साइड विथ अम्ल नो रिएक्शन। अधातु ऑक्साइड, ओ भैया अधातु ऑक्साइड रिएक्शन विथ अम्ल, बताओ अधातु ऑक्साइड रिएक्शन विथ अम्ल, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। सुनो, धातु ऑक्साइड जो है उसकी क्रिया अम्ल के साथ होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की क्रिया क्षारक के साथ होती है। तो यहां रिएक्शन होगी। मैंने आपको पहले बताया तो कोई गलत थोड़ी बताया होगा, ऐसे मान लिया। देखो अभिक्रिया होगी ZnCl2 प्लस H2O, जिंक क्लोराइड, और समीकरण को संतुलित कर देंगे। यहां पर लवण बन गया, जल बन गया, और यहां अम्ल भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अम्ल भी है, जल और लवण भी बन रहा है, और अम्ल भी है, तो ये पदार्थ उदासीन अभिक्रिया के समान बताइए कौन किस प्रकार का दर्शा रहा है अपने आप को? ये दर्शा रहा है क्षारीय। कैसा दर्शा रहा है? क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। रिजल्ट जो निकला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भैया, विद प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एक घबराओ मत, रुके रहो। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब मैं लेता हूं एक अधातु ऑक्साइड, बहुत सिंपल, दुनिया में बहुत मिलती है, कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा अधातु ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन लेना चाहेगा? छोड़ते हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर हम अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। NaOH, इसके साथ रिएक्शन होगी इसकी। जब इसकी क्रिया होगी तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। कार्बोनेट बन गया, H2O बन गया, सोडियम 2 हो गया, 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 4, उधर 3 और 1 4, कार्बन 1 O, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये हो गया। देखो अधातु ऑक्साइड है, कार्बन अधातु है बेटा, इसका ऑक्साइड है अधातु ऑक्साइड, ये क्षारक के साथ क्रिया करता है तो धातु लवण और जल बनाता है। ओए होए, क्षारक भी है, लवण भी है और जल भी है, तो गुरुजी ये क्या है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है जो क्षारक के साथ क्रिया करके कौन लवण और जल बनाता है? अम्ल। तो इसकी प्रकृति है अम्लीय। कैसी प्रकृति है? अम्लीय। तो अपना आया कि अधातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोबारा एक बार ध्यान से सुन लें, जिस प्रकार अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वैसे ही धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड क्रिया करा के देखिए अम्ल क्षारक से। तो धातु ऑक्साइड तो करता है केवल अम्ल से क्रिया, और अधातु ऑक्साइड करता है केवल क्षारक से क्रिया। तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, तो ये तो हो गया क्षारीय प्रकृति का, और अधातु ऑक्साइड जब क्षारक से क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, तो ये हो गया अम्लीय प्रकृति का। और ट्रिक, अम्लीय प्रकृति का कौन होगा? क्षारीय का कौन? अधातु ऑक्साइड में ए को याद रखो और अम्लीय के अंदर ए को याद रखो, यानी अधातु होता है
अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रकृति का, तो बच गया धात्विक ऑक्साइड होगा क्षारीय प्रकृति का। ये अम्लीय प्रकृति का इसलिए ये अम्ल से क्रिया नहीं करेगा, अधातु ऑक्साइड क्षारक से क्रिया करेगा। ये क्षारीय प्रकृति का इसलिए धातुक ऑक्साइड जो है वो अम्ल से क्रिया करेगा, ये क्षारक से क्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार से आज हमने ये बात की है अम्ल क्षारक के भौतिक साधारण जो गुण होते हैं वो, और इसके साथ में हमने बात की है इसके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। आगे की जानकारी अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए सभी पढ़ते रहें, लगे रहें, बोर्ड की तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करें, हार न माने, कंटिन्यू बी कंटिन्यू। बहुत कुछ कर सकता है इंसान, तेरे अंदर बहुत पावर है, लगे रहो। कहते हैं कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।